जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024-25 में। इसके अंतर्गत होम साइंस यानी गृह विज्ञान की आज की क्लास में रहेगा। होम साइंस का दोस्तों पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 का मैंने एक क्लास कराया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ठीक है। वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट का लिंक दूँगा, ठीक है। जितने भी क्लास रहेंगे सब आपको मिल जाएंगे। तो पेपर 1 भी आप देख लीजिएगा, ये पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 2 को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। देखिए मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसमें यूनिट 1 है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। पेपर 2 का क्लास 1 यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 से मैंने अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ठीक है। जब मैं आपका यूनिट 2 पढ़ाऊँगा तो यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं मैं यूनिट 2 में कवर कर दूँगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं यहाँ आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए पेपर का नाम है आपका रिसर्च मेथडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा मिलेगा, अनुसंधान पद्धति और लिंग विकास, ठीक है। चलिए इसमें ध्यान रखिएगा, क्लास 1 है, यूनिट 1 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। देखिए यदि आपके कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप होंगे पेपर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, दोनों के लिए लाभदायक है। और भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप इस क्लास को देख सकते हैं, बशर्ते आपका सब्जेक्ट का जो सिलेबस का जो आपका पेपर रहेगा, पेपर का नाम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पेपर का नाम ये रहना अनिवार्य है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, शोध अभिकल्प का अर्थ है। शोध अभिकल्प का अर्थ होता है शोध कार्य से पूर्व ही उद्देश्य का निर्धारण करके शोध कार्य के लिए बनाई गई रूपरेखा, ठीक है। जब आपका वाइवा होगा आपके कॉलेज में तो याद रखिएगा शोध अभिकल्प के बारे में भी पूछा जाता है कि शोध अभिकल्प का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। वाइवा में भी आएगा और आपके एग्जाम में भी, ठीक है। और शोध अभिकल्प पर जिनका भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको लिखने के लिए आता है शोध अभिकल्प पर, ठीक है। शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में भी आता है, ठीक है, लॉन्ग में भी आता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अच्छा इसमें मैं कुछ की पॉइंट्स लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शोध अभिकल्प का अर्थ है वह योजना या कार्य प्रणाली जिसके अनुकूल शोध किया जाता है, ठीक है। शोध अभिकल्प एक योजना, संरचना और रणनीति है जिसकी रचना इस तरह से की जाती है कि शोध से जुड़े सवालों के जवाब मिल सकें, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या है आपका, निदानात्मक शोध अभिकल्प में शोधकर्ता क्या करता है। तो निदानात्मक शोध अभिकल्प में जो शोधकर्ता होता है साथियों, सामाजिक समस्या का समाधान ढूंढता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा आपके एग्जाम में पूछता है कि निदानात्मक शोध क्या है, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर में भी पूछेगा और आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि निदानात्मक शोध क्या है। तो ध्यान रखिएगा, निदानात्मक शोध प्रारूप किसी विशिष्ट समस्या के निदान से संबंधित होता है, ठीक है। यानी जो जटिल समस्या होती है उसके निदान से यानी उसका सॉल्यूशन से संबंधित होती है, ठीक है, निदानात्मक शोध। जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या के वास्तविक कारणों को जानने तथा उसे दूर करने के उद्देश्य से शोध प्रारूप का निर्माण करता है तब ऐसे प्रारूप को निदानात्मक शोध प्रारूप कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्रारूप का उद्देश्य क्या होता है, किसी समस्या विशेष के हल के लिए उत्तर ढूंढना होता है, ठीक है। चलिए अच्छा इसका पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यदि आप क्लास ज़्यादा दिन के बाद देख रहे हैं तो मैं हमेशा वीडियो और पीडीएफ डालता रहता हूं, तो आप लोग खोज लीजिएगा, ठीक है। वहां पर आपको वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा आपको और ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। यह परिभाषा किसकी है, पीवी यंग की, ग्रीन की या फिर दोनों की। तो दोस्तों यह जो परिभाषा है पीवी यंग की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा पीवी यंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, पीवी यंग, लुनबर्ग, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सभी से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। देखिए लुनबर्ग ने क्या कहा था, देखिए
लुनबर्ग ने कहा था कि प्राकल्पना एक काल्पनिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की जांच करना अभी शेष है। प्रारंभिक स्तर पर एक प्राकल्पना प्रतिभा, अनुमान, काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान हो सकता है जो क्रिया या शोध का आधार बन सकता है। ठीक है, ये लुनबर्ग ने कहा था। याद रखिएगा साथियों, ये आपसे आपके क्वेश्चन में देगा। ठीक है, जैसे ऊपर मैंने पढ़ाया आपको ये वाला प्रश्न, ठीक इसी तरह से ये भी पूछेगा लुनबर्ग के बारे में, क्योंकि ये भी फेमस है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका, प्राकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछ रहा है कि प्राकल्पना के बारे में कौन सा सही है। तो यहाँ जो पहला है आपका, यह एक सामान्य अनुभव है, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी ये आपका गलत है, यह अंतिम निष्कर्ष है, ये गलत है आपका। ठीक है, शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो प्राकल्पना का कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, यह एक सामान्य अनुभव है। अच्छा, यहाँ मैं कुछ की पॉइंट्स लिखा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्राकल्पना के बारे में ये कथन सही हैं। कौन कौन से, यह एक धारणा या विचार है। ठीक है, यह दो या दो से ज़्यादा चरों के बीच अनुभवजन्य संबंध का अनुमानित विवरण है। ठीक है, यह एक भविष्यवाणी करती है, यह परीक्षण योग्य होनी चाहिए। प्राकल्पना, ध्यान रखिएगा, प्राकल्पना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ सॉरी, चलिए, ये परीक्षण योग्य होनी चाहिए परिकल्पना। और ये भी याद रखिएगा, यह आमतौर पर कुछ अवलोकन या साक्ष्य पर आधारित होती है। ठीक है, प्राकल्पना के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या सही है। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, चाहे तो आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, 5वां प्रश्न है, प्राकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ निगेटिव क्वेश्चन आपका पूछा है, कौन सा नहीं है, तो प्राकल्पना अंतिम लक्ष्य है, यह आपका सही नहीं है। बाकी शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक है। ठीक है, यह एक सामान्य अनुभव है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। अच्छा, यहाँ कुछ गलती हो गई है। देखिए, ऑप्शन में यहाँ जो सी वाला है, शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक है, यहाँ प्राकल्पना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यह एक सामान्य अनुभव है। ठीक है, यह अंतिम निष्कर्ष नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है आपका। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई, ध्यान रखिएगा। शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक, ये भी आपका सही है प्राकल्पना के बारे में। ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, प्रश्न नंबर 5 में आपका दिया है प्राकल्पना में के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह अंतिम लक्ष्य है, यह सही नहीं है। बाकी ये दोनों आपके सही हैं। ठीक है, यह एक सामान्य अनुभव है और शोधकर्ता के लिए मार्गदर्शक है। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। प्रश्न नंबर 6 आपका दिया है। देखिए, कभी कभी टाइपिंग में भी गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक अनुसंधान में चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता को दर्शाता है। तो तथ्यों को आकर्षक तथा प्रभावपूर्ण बनाना, ये भी है। तथ्यों को बोधगम्य बनाना, ठीक है, बिल्कुल सही है। भविष्य के अनुमान में सहायता प्रदान करना, यह भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए, यहाँ मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं आपके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक अनुसंधान में चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता को दर्शाता है। चित्रमय से आएगा आपके। ठीक है, याद रखेंगे, की पॉइंट्स यहाँ पर लिखा गया है, सामाजिक अनुसंधान में चित्रमय प्रदर्शन की उपयोगिता। ठीक है, ये सभी पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ाऊंगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप क्लास को रोक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे चित्र की विशेषता है। अच्छे चित्र की विशेषता होती है वह आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, आकर्षक रूप होना चाहिए उसका। कम से कम 2 शब्दों, विवरणों तथा संख्याओं का प्रयोग होना चाहिए। यदि आप चित्र बना रहे हैं तो उसमें 2 शब्दों या फिर जो चित्र बनाया गया है उसके बारे में, ठीक है, और जो संख्या होती है उसके बारे में भी लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, अच्छा, माप संबंधी परिशुद्धता होनी चाहिए, यानी माप में बनानी चाहिए।
इन सभी बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनात्मक चित्र है? रेखा चित्र, सरल दंड चित्र, अंतर्विभक्त दंड चित्र। तो ये सभी क्या है भैया? आयनात्मक चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन चित्र है? तो आयतन चित्र पूछ रहा है, घनाकार चित्र, बेलनाकार चित्र और गोलाकार चित्र, ये सभी क्या हैं आपके? आयनात्मक चित्र हैं। ठीक है, चलिए आयतन चित्र हैं, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है आपका, पाई का मूल्य क्या होता है? यानी पाई का मान आप सभी लोग जानते हैं 22/7 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, यहाँ मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। पाई जो होती है दोस्तों एक ग्रीक अक्षर है। ठीक है, इसे हम लोग पाई पढ़ते हैं। ठीक है, यह एक गणितीय स्थिरांक है जिसका मान 22/7 होता है। ठीक है, 7 में जब आप 22 का भाग देंगे, 22 में जब 7 का भाग देंगे आप, तो 3.14159 आएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर है, वृत्ताकार चित्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वृत्ताकार जो चित्र होता है उसे पाई चित्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, वृत्ताकार जो चित्र होता है इसे पाई चित्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें इस तरह से बटे होते हैं। ठीक है, 360 डिग्री। चलिए जब आप लिखेंगे तो आपको जो आपसे आपके कॉलेज में लिखवाया जाता है आप लोगों को असाइनमेंट, ठीक है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन आयत चित्र से संबंधित है? तो निरंतर और गैर निरंतर वर्गीकृत बारंबारता बंटन और आवृत्तिकृत बारंबारता बंटन, ये दोनों आयत चित्र हैं, आयत चित्र से संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका देखेंगे इसमें दोनों सही है। ठीक है, उपयुक्त कथनों को चुनिए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे क्या है भैया, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस इन सोशोलॉजिकल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं चैपिन। अच्छा, यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस इन सोशोलॉजिकल रिसर्च है, ठीक है, यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, ये भी पूछेगा आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा साथियों। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस इन सोशोलॉजिकल रिसर्च किताब के लेखक फ्रांसिस स्टुअर्ट चैपिन है। ठीक है, इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, फ्रांसिस स्टुअर्ट चैपिन। यह किताब 1974 में न्यूयॉर्क के ग्रीनवुड, ठीक है, ग्रीनवुड प्रेस पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई थी। इस बात को याद रखिए। देखिए प्रकाशन वर्ष पूछता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने 5th सेमेस्टर में पढ़ाए थे उसमें कई बुक्स के जो प्रकाशन वर्ष आए थे। ठीक है, प्रकाशन वर्ष मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और किताबें भी हैं जिनके लेखक ये रहे। ठीक है, द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लेखक कौन है? रोनाल्ड ए फिशर। सोशल रिसर्च के लेखक कौन है? जॉर्ज लुनबर्ग। देखिए ये फेमस बुक है, ये सभी फेमस बुक है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा फेमस ये है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सोशल रिसर्च ये हमेशा पूछता है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च के पुस्तक के लेखक देखिए गुड एवं हार्ट हैं, विलियम जे, ठीक है, और पीके। ठीक है, गुड और हार्ट ये दोनों एक है, समझे, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, गुड एवं हार्ट। ठीक है, और ये सभी लोगों ने मिल के इस पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च। सभी पुस्तकों को याद रखिए जितने भी मैंने बताए हैं। ठीक है, आपके पास बुक होगा, आपके पास यूपीएच होगा, राजेंद्रा होगा, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यूट्यूब पर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या है आपका, कोठारी कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था वर्तमान शिक्षा प्रणाली व संगठन में आमूल परिवर्तन लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, क्यों लिखे हैं देखिए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपके आएगा 50 शब्दों में उत्तर देने के लिए कि कोठारी आयोग पर 50 शब्दों में उत्तर लिखिए। ठीक है, कोठारी आयोग क्या है, कोठारी आयोग के बारे में लिखने के लिए आएगा, तो ध्यान रखिएगा। कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना था
आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक विज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनने पर जोर दिया। कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, इस आयोग का गठन कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1964। ठीक है, आयोग की अध्यक्षता तत्कालीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी ने की थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि कोठारी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, दौलत सिंह कोठारी ने। ठीक है, कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी, 14 जुलाई 1964। आयोग का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1964 से 1966 तक। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को जमा की थी, उस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है आपका, सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, यह किस विद्वान का कथन है, बताइए। सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है, यह किस विद्वान का कथन है, तो यह कहा था बोडिंगटन ने। ठीक है, बोडिंगटन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे भैया, आपका क्या है। प्रश्न नंबर 16 है आपका, निम्नलिखित, अच्छा यहाँ मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा मुझे 1-2 सेकेंड का समय दे दीजिए। चलिए ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिंदुरेखी चित्र की उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन पूछ रहा है कौन बिंदु रेखीय चित्र की उपयोगिता को प्रदर्शित करता है, तो तथ्यों को अधिक सरल तथा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना, ये भी आपके बिंदु रेखीय चित्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तथ्यों को अधिक आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करना होता है, आंकड़ों की तुलना में सहायता प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। देखिए जो अभिकल्प इसमें जो शोध की परिकल्पना है, ठीक है, बीए 5th सेमेस्टर में हम पढ़ाए थे बच्चों को। ठीक है, और ये आपके होम साइंस में इस बार दिया है। ठीक है, 6th सेमेस्टर में। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं पेपर भी करा दूंगा उसका। ठीक है, होम साइंस में जो बीए 5th सेमेस्टर में हुआ था बच्चों का, बीए 6th सेमेस्टर में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, पेपर करा देंगे, सेम पेपर है आपका। ठीक है, ध्यान रखिए। 17 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कालिक चित्र हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम मिश्रित जो कालिक चित्र होता है, ये कालिक चित्र होता है, हिस्टोग्राम बोलते हैं इसे। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या है, बिंदुरेखीय चित्रों का तथ्यों के बारे में क्या सही है, तो बिंदुरेखीय चित्रों के बारे में क्या सही है भैया, पढ़ना पड़ेगा। सांख्यिकी तथ्यों का परिशुद्धता प्रदर्शन संभव होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। एक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आंकड़ों की तुलना में सहायता प्रदान करना, ये भी गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 19 नंबर क्या है, ग्राफ पेपर पर स्पष्ट विभाजन होता है, तो 5 और 10 के खानों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 20 है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसका कथन है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा ये, तो मैंने यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर में लिख दिया, कोई बात नहीं। देखिए याद रखिएगा, डॉक्टर बाउले का है। ठीक है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है, या फिर यह किसने कहा था कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, तो बाउले ने कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन बाउले का है। सांख्यिकी एक गणित का क्षेत्र है, इसमें आंकड़ों की विशेषताओं के संग्रह, आयोजन, वर्गीकरण और मूल्यांकन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी में आंकड़ों में ठीक है, सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं केवल डेटा के संख्यात्मक मान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा साथियों, वैज्ञानिक पद्धति में प्राकल्पना का अर्थ है। वैज्ञानिक पद्धति में प्राकल्पना का अर्थ होता है पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, वैज्ञानिक पद्धति में प्राकल्पना के कई अर्थ होते हैं। मान लीजिए पूर्वानुमान नहीं दे दिया आपका, कोई दूसरा दे दिया, क्या करेंगे आप, जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। कोई बात नहीं, देखिए मैंने यहाँ पर आपके की पॉइंट्स में सारे डिटेल दे दिए हैं। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में प्राकल्पना का मतलब है
कोई धारणा या विचार जो तर्क के लिए प्रस्तावित किया गया हो, किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव हो, अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव हो, अनुमान लगाना हो, पूर्वानुमान, ठीक है, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान ध्यान रखिएगा। परिकल्पनाओं से तार्किक परिणामों के रूप में भविष्यवाणियां निकालना, उन भविष्यवाणियों के आधार पर प्रयोग या अनुभवजन्य अवलोकन करना। देखिए भविष्यवाणी और यहाँ पर भी भविष्यवाणी दिया है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पूर्वानुमान लगाना सर बताए थे, ठीक है। अगर पूर्वानुमान नहीं देगा, ऐसे देगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एक अच्छी शोध परिकल्पना की विशेषता आपसे पूछेगा एग्जाम में, अच्छी शोध परिकल्पना की विशेषता बताइए, ठीक है। तो लिखने के लिए भी आएगा, ऑप्शन में भी पूछेगा इनमें से कौन अच्छी शोध परिकल्पना की विशेषता है। तो जब आप पढ़े रहेंगे भैया तभी आप बता पाएंगे। देखिए, स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, बिंदु के लिए सरल और विशिष्ट होनी चाहिए, ठीक है। स्पष्ट रूप से स्वीकृत तरीके से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, अनिश्चित या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है। विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीकों से लिया जाता है, यह किस विद्वान का कथन है। तो यह जीएच ग्रीन ने कहा था, ठीक है। पूरा नाम नहीं दिया है, ग्रीन दिया है तो ग्रीन याद रखेंगे, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 23 है आपका, एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय अवलोकन ही तथ्य है, किसका कथन है। तो यह गुड एवं हार्ट ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तथ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो तथ्य होते हैं उसके संबंध में बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है, निगेटिव प्रश्न पूछा है। तो मूर्त रूप से होता है, यह सही है, ठीक है। धारणाओं पर आधारित होता है, ये गलत है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि तथ्य जो होते हैं धारणाओं पर आधारित नहीं होते हैं, ठीक है। धारणाओं पर आधारित होता है तथ्य, ये गलत कथन है आपका तथ्य का, ठीक है। मूर्त रूप से होता है तथ्य का सही कथन है। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है भैया, डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक फेयर चाइल्ड हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 26 है, सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप से संभव है और जो कि एक विशेष ढंग से व्यय घर करने को बाध्य करता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन इमाइल दुर्खिम का है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखेंगे भैया क्या है आपका, सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका संबंध घटनाओं की संपूर्ण श्रृंखला से होता है, यह कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बाकी ये सब आपकी करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भैया क्या है, 28 नंबर क्या है आपका, निम्न में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है, ठीक है। निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो दुर्लभ जंतु का सर्वेक्षण या फिर दुर्लभ जंतु सर्वेक्षण, ये आपका क्या है, सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है। बाकी नागरिक सर्वेक्षण, कार्यवाहक सर्वेक्षण और नियमित सर्वेक्षण ये क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार हैं। और नहीं पूछा है तो दुर्लभ जंतु सर्वेक्षण। अच्छा इसे याद रखिएगा, मैं की पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सामाजिक सर्वेक्षण के कुछ प्रकार ये हैं, कौन से, अनुदैर्ध्य, क्रॉस, अनुभागीय, ठीक है, सहसंबंधात्मक अनुसंधान, नियमित सर्वेक्षण, कार्यवाहक सर्वेक्षण, ये सभी क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण है, ठीक है। निगेटिव प्रश्न में आपके पूछेगा इनमें से कौन है, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्या है भैया, निम्न में से कौन सा सर्वेक्षण पद्धति का गुण नहीं है। तो पक्षपात की जो अधिकता होती है यह सर्वेक्षण पद्धति का गुण नहीं है, ठीक है। बाकी ये सभी आपके क्या हैं, ये दोनों याद रखिएगा, वैश्विकता और इसे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जा सकता है, ये क्या है, सर्वेक्षण पद्धति के गुण हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है भैया, भारत में किसकी सिफारिश पर डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना हुई थी। तो प्रोफेसर मछलनवीस के सिफारिश पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा यहाँ इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
NSSO की स्थापना साल 1950 में हुई थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा, जरूर ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय बोलते हैं NSS को। ठीक है, स्थापना भी पूछता है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। यह भारत का सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला संगठन है। ठीक है, सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC, ठीक है, एक स्वायत्त निकाय है। इसका गठन 12 जुलाई 2006 को रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या है, मानवीय भावनाओं, विचारों आदि को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो व्यक्तिनिष्ठ श्रेणी में रखा जाएगा भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अच्छा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है। कुछ कमियां हैं, कमियों को जरूर आप लोग कमेंट करिए कि सर ये कमी है। ठीक है, उसे सुधारा जा सकता है और बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। आप किस कॉलेज से हैं वो भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अच्छा, एक जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, इस क्लास को दोस्तों इस तरह से शेयर बटन बना होगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर कम हैं अभी, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।